हसीब भुरभुरी मिट्टी के उस ढेर के पास पंजों के बल बैठा हुआ था। आंखों में नमी चमक रही थी। यह हवेली का आबाई कब्रिस्तान था, जो हवेली की पिछली तरफ मौजूद आम के बाग के साथ था। मट्टी के उस ढेर में उसका बाप अपने तमाम तर जाहो जलाल के साथ अब्दी नींद सोया हुआ था। जिंदगी कितनी नापायदार है, इसका एहसास उन्हें नहीं था। वो बहुत तवील मंसूबे बनाए हुए थे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। काश उनके साथ ताल्लुकात मामूल पर आ जाते। वो उसे एक बेटे की तरह प्यार करते, एक चौधरी के जैसा सलूक ना करते तो वो भी उनका बेटा ही बन जाता। उसकी आंखें भर आ गई थी। हमेशा उनकी शफकत भरी नज़रों के लिए तरसा था वो। उनके नर्म सलूक की ख्वाहिश की थी। बहुत शिकवे थे उनसे, मगर अब वो नहीं रहे तो सारी शिकायतें तहलील हो गईं। वो सर झुकाए बैठा रहा। आंसू गालों पर से होते हुए मिट्टी में जज्ब हो रहे थे कि कंधे पर किसी का नर्म लम्स सा महसूस हुआ। नम आंखें उठाकर देखा तो शीना साथ ही खड़ी थी। उसे ढूंढते हुए आई थी। उसे यूं अफसुर्दा देखकर तासुफ से उसके साथ ही बैठ गई। यहाँ क्यों आई हो? अपने कमरे में रहो या फिर अम्मा के साथ बैठो। वो सर वापस झुका कर बोला, आपको ढूंढने आई थी। सुबह ही सुबह निकल आई, नाश्ता भी नहीं किया आपने। आप प्लीज़ यूँ ना बैठें, इनके लिए दुआ करें, खुदा इनकी मगफिरत करे। वो उसे यूं आजुर्दा देखकर हमदर्दी से बोली। हाथ उसके कंधे पर रख कर उसके साथ लगकर बैठ गई। शीना, तुम अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो आंखें मसल कर बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। वो बैठी रही तो हसीब के होंठ भींच गए, मगर उसे डांट भी नहीं सकता था। जानता था वो बखूबी उसकी कैफियत समझ रही है, और वो जानती थी कि बाप बेटे में शदीद इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से हशमत जलाल की सख्तियाँ और बेलचक रवैया था। मगर वो जो उनके जाने पर यूं मलूल हो गया था तो वजह उसका साफ दिल था। और जो भी हो, थे तो वो बाप बेटा ही ना। हसीब, प्लीज़ दुआ करें इनके लिए। चलें, हाथ उठाएं, दोनों दुआ करते हैं। वो उसके कंधे को हल्का सा हिलाकर बोली तो दोनों ने हाथ फैलाए थे। दुआ करने के बाद वो कुछ देर फिर बैठा रहा। वो भी साथ ही बैठी रही। फिर वो उठकर हवेली की इमारत की तरफ आया। शीना भी साथ चली आई। तुम चाहो तो वापस चली जाओ, मैं तुम्हें गाड़ी में भिजवा दूंगा। उस पार्ट से लहजे में बोला। मैं क्यों चली जाऊं? मैंने कहीं नहीं जाना। अम्मी भी कह रही थी कि तुम अब हवेली में रहो। वो जैसे खफा हुई थी। तुम यहाँ नहीं रह सकती, बेहतर है चली जाओ। उसका लहजा हनूस जज्बात से आरी था। दोनों हवेली के लॉन तक आ गए थे। शीना के गले में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा। वो यहाँ रहना चाहती थी। क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ? मुझे हवेली अच्छी लगी है। वो आवाज़ को बमुश्किल नॉर्मल रख पाई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ। तुम एक नापसंदीदा इंसान के साथ कैसे रह सकती हो? वो बोला तो आवाज़ में नामालूम सी तकलीफ थी। ऐसा नहीं है हसीब। वो आंखों को तेज़ तेज़ झपकने लगी। वहाँ आंसू जमा होने लगे थे। तुम्हारे पिछले कुछ दिनों का रवैया ये साबित करने के लिए काफ़ी है शीना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ। मेरा तारीख माजी मेरी शख्सियत को गहना गया है। मैंने जब तुम्हें अपनी सारी बातें बताईं तब मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए नापसंदीदगी देखी थी। वो अफसुर्दा सा बोला। शीना का दिल किया कि शिद्दत से रो दे। जब उसने अपने माजी से पर्दा उठाया था तो वो चंद दिनों के लिए अजियत का शिकार हुई थी। उस पर जो एतमाद था वो जब टूटा तो किरचियाँ दिल में भी पैवस्त हुई थी। मगर वो उसका महबूब था, उससे दूरी का तसव्वुर भी मुहाल था। दूर रहकर बसर होने वाली हर रात जैसे कांटों पे गुजरी थी। उसकी आंखें धुंधला गईं। उसी लम्हे उन्हें सामने से अम्मी आती हुई नजर आई थी। शीना उन्हें देखकर लम्हा भर के लिए सटपटा गई। जल्दी से आंखों को दुपट्टे से रगड़ा था। उनके करीब पहुंचकर हसीब ने झुककर उनका हाथ पकड़कर आंखों से लगाया। जीते रहो। उन्होंने दुआ दी, फिर आगे बढ़कर शीना के माथे पर बोसा दिया। हमेशा सलामत और खुश रहो तुम दोनों। कहाँ चले गए थे सुबह ही सुबह? उन दोनों को बारी बारी देखकर पूछा था। शीना ग्रे कलर की कामदार कमीज और सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस थी। लिबास का हमरंग दुपट्टा खूबसूरत चेहरे के गिर्द हाला बनाए हुए था। हसीब डार्क ब्लू कलर की शलवार कमीज में था। आस्तीनें हल्की सी उड़सी हुई थी। ये रंग उस पे जच रहा था। दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े जैसे एक दूसरे को मुकम्मल करते थे। वो दिल ही दिल में उनकी नज़र उतारने लगी।
پھر دل دھک سے رہ گیا. انہیں نہ جانے کیوں لگا کہ حسیب کا چہرہ اترا ہوا سا ہے. بہو بھی روئی روئی سی لگی. قبر پر دعا کرنے گئے تھے. آپ نے ناشتہ کیا؟ حسیب نے ان سے نظریں چرائیں. ان کا چہرہ پرملال تھا. نہیں بچوں، تم لوگ کر لو ناشتہ، میرا تو دل نہیں کر رہا. وہ قرب سے بولی تھی. امی کسی کا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کھانے کو، مگر کھانا تو پڑے گا نا. شینا ان کے کندھے سے جا لگی تھی. اس شفیق سی مہربان خاتون نے جیسا محبت بھرا سلوک اس سے کیا تھا، وہ ان سے انسیت محسوس کرنے لگی تھی. پھر ان کا ہاتھ پکڑا تھا. آئیں تھوڑا سا ناشتہ کرتے ہیں پلیز. وہ ملتجی ہوئی تو انہوں نے گہری سانس لی تھی. کسی کے جانے سے زندگی کا کارواں رکتا نہیں، اس میں وقتی خلل آتا ہے. پھر وقت ان زخموں کا مرہم بن جاتا ہے اور وہ مندمل ہو جاتے ہیں. بس کبھی کبھار ان سے ٹیسیں سی اٹھتی ہیں. انہوں نے جیسے شینا کے اصرار کے سامنے ہار مان لی تو وہ انہیں لے کر حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی. حسیب بھی ہمراہ تھا. برخوردار تم اتنے سال کہاں رہے؟ کوئی نام و نشان تک نہیں تھا. اب اچانک سے آئے ہو. چودھری اکرم بظاہر اشتیاق سے بولے، مگر آنکھوں میں سخت سا تاثر تھا. حسیب ان کے ساتھ حویلی کے مردانہ ڈرائنگ روم میں جہازی سائز صوفے پر بیٹھا تھا. ابھی کچھ مہمان تعزیت کے لیے آئے تھے. وہ اٹھ کر گئے تو چچا کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا. وہ ان کی بات پر سر اٹھا کر اچنبھے سے دیکھا. شہر میں تھا چچا؟ عام سے لہجے میں وہ بولا. تو واپس کب جاؤ گے، یا یہیں رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ اپنی گہری نظریں اس پر جمائے ہوئے تھے. حسیب کو ان کا انداز غیر آرام دہ کرنے لگا. سوچ رہا ہوں سب بیچ کر شہر منتقل ہو جاؤں. آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حسیب بولا. پھر سے ان سے دریافت کیا. حسیب بولا اور پھر ان سے دریافت کیا. ان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ دہرائی. مجھے پوچھنا پڑے گا. ان کی آواز میں ہلکی سی کاٹ تھی. حسیب کی نظریں ان پر جم گئی. تمہیں پتہ ہے نا تمہاری شادی شگفتہ کے ساتھ بھائی صاحب نے 10 سال پہلے طے کی تھی. اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ چبا چبا کر بولے تھے. شگفتہ ان کی بیٹی کا نام تھا. حسیب کی آنکھیں بھی سرد تاثر اوڑھنے لگی. میں شادی شدہ ہوں چچا، تو آپ اس معاملے کو ختم سمجھیں. بابا نے کئی فیصلے میرے لیے کیے تھے، لیکن ان میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. وہ ناپسندیدگی سے بولا تو چودھری اکرم کا چہرہ سرخ ہوا تھا. تو چھوڑ دو اپنی بیوی کو. بھائی صاحب کی خواہش کا احترام کرو پلیز. میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا چچا جان. وہ آواز کو حد ادب رکھتے ہوئے بولا. ان کی بات کاٹ گیا تو وہ تل ملا اٹھے تھے. تو پھر تمہیں اس حویلی اور جاگیر پر بھی کوئی حق نہیں ہے. چودھری اکرم گرج کر بولے. شخصیت پر پڑا خول اتر گیا تھا. تمہاری وجہ سے بھائی صاحب گھل گھل کر مر گئے. ان کے مرنے کے بعد تم حویلی واپس آئے ہو اور اب خاندانی زمین بیچنے کی بات کر رہے ہو. توف ہے تم پر. وہ جیسے غصے سے پاگل ہونے لگے تھے. حسیب نے ہونٹ بھینچ کر انہیں دیکھا. ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی تھی. چچا آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. آپ کے حصے کی زمین آپ کے پاس ہے. میں اپنے حصے کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا ہوں وہ میری مرضی ہے. وہ اب بھی آواز کو نیچا رکھ رہا تھا. تمہارا حصہ؟ وہ تحقیر آمیز انداز میں ہنسے. کس خوش فہمی میں ہو بچے؟ بھائی صاحب نے چند دن پہلے ہی نئی وصیت لکھوائی تھی. انہوں نے یقیناً تمہیں آگ کر دیا ہوگا. ان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ پھیلی. حسیب ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا. میں کل وکیل کو بلا کر وصیت دیکھوں گا. وہ رک کر بولا. دیکھ لو وصیت، لیکن میں تمہیں کسی صورت زمین نہیں بیچنے دوں گا. وہ اٹھے اور چند قدم اس کی طرف آئے. چہرہ کرخت ہو رہا تھا. حسیب بھی اٹھا. دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تھے. یاد رکھو تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. یا تو اس لڑکی کو چھوڑ کر میری بیٹی سے شادی کر لو، یا پھر یہاں سے چلے جاؤ. بھول جاؤ اس حویلی کو اور کبھی لوٹ کر مت آنا. وہ چند لمحے تند سی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے رہے، پھر باہر نکل گئے. حسیب ساکت سا کھڑا رہ گیا. الیاس کی بات سچی معلوم ہو رہی تھی. حسیب مختلف انتظامات نمٹا رہا تھا. کل سویم کی رسوم ہونی تھی. وہ نوکروں کے ساتھ بے حد مصروف تھا. چچا نہ جانے کہاں چلے گئے تھے. صبح کے بعد اسے نظر نہیں آئے تھے. نوکروں کو مختلف احکامات دے کر وہ اندر کی طرف آیا. اماں کے کمرے میں جھانکا تو وہ مسحری کے کراؤن سے ٹیک لگائے دراز تھیں. شینا بھی ان کے ساتھ بیڈ پر چڑھی بیٹھی تھی. وہ اندر آ گیا. میرے 2 بھائی ہیں. ایک کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، دوسرا ابھی پڑھ رہا ہے. اس نے شینا کو کہتے سنا. یقیناً اماں اس سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھ رہی تھی.
शीना भी अपनी बातों से उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। हसीब मसहरी के किनारे पे दोनों खवातीन के पास यान बैठा। उन्होंने पाँव समेट कर उसे बैठने की जगह दी थी। अम्मा शहर कब चलेंगी हमारे साथ? हसीब ने कहा तो वो चौंकी, हैरत से उसे देखा। मैं क्यों शहर जाने लगी बेटा, अब तुम दोनों भी यहीं रहोगे। मैं आपको शहर लेकर जाना चाहता हूँ अम्मा, बहुत रह लिया यहाँ, अब आप हमारे साथ चलें। वो उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, जिनके चेहरे पर हैरत और सदमे के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम यहाँ से जाने की बात कर भी कैसे सकते हो? ये पुरखों की जगह है, तुम दोनों ने इसे आबाद करना है। खबरदार जो जाने का नाम भी लिया। वो दो टोक लहजे में बोली। हसीब ने बारी बारी उन दोनों के चेहरों को देखा था। शीना भी उनकी हमनवा नजर आ रही थी। हसीब ने दांत पीसे। उसके पेपर इतने नज़दीक थे और वो यहाँ रहने पर मुसिर थी। ठीक है अम्मा, 40वें तक आप यहाँ रह लें और सोच लें, फिर बात होगी। वो गहरी सांस लेकर रह गया। मुझे तो हवेली बहुत अच्छी लगी है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती, अम्मी के साथ रहूंगी, शीना बोली और उनकी बगल में घुसी हुई थी वो। हसीब उसे घूर कर रह गया। शीना बहुत देर से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद का दूर दूर तक अता पता नहीं था। उसके पहलू में जगह खाली थी। हसीब कहीं बाहर था। थक हार कर वो उठी और चप्पल पैरों में उड़स कर बाहर निकल आई। हवेली की राहदारियां खामोश थीं। हसीब की खालाएं और उनके बच्चे ही थे जो कमरों तक महदूद हो चुके थे। वो ड्राइंग रूम तक आई, वो खाली था। फिर कुछ सोचकर लॉन की तरफ आई। वसी लॉन में रोशनी फैली हुई थी। वो लॉन में बिछी आईनी कुर्सी पर बैठा। उसकी पुश्त नजर आ रही थी उसे। वो दबे कदमों उसके साथ आई, बिल्ली की तरह बेआवाज चाल चलती। ऐन उसकी कुर्सी के पीछे आ खड़ी हुई और फिर दोनों हाथ उसकी आंखों पर रखे। लबों पर मुस्कुराहट मचलने को बेताब हो गई। हसीब अपने किसी ख्याल में गुम बैठा था। यूं अचानक आंखों पर हाथ रख देने पर हल्का सा ठिठका। ये कौन हो सकता है? उसे पहचानने में एक लम्हा भी नहीं लगा था। इर्द गिर्द फैल जाने वाली खुशबू मानूस थी। तुम सोई क्यों नहीं अब तक? दांत पर दांत जमा कर पूछा गया था। शीना को अंदर ही अंदर हल्की सी खुशी हुई थी। वो बहुत जल्द पहचान गया था, मगर फिर उसके रूखे लहजे पर मुस्कुराहट मान सी पड़ गई। वो उसकी कुर्सी के गिर्द घूम कर सामने आ बैठी। नींद नहीं आ रही थी। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर बैठ गया। जाओ सो जाओ। वो बाकायदा डांट रहा था। आप साथ जाएंगे तभी जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। वो मुंह बिसोर कर सामने कुर्सी पर टिक गई। लाइट की रोशनी दिल फरेब चेहरे पर पड़ रही थी। हसीब उसे देख कर रह गया। ये क्या तुम अम्मा के साथ मिल गई हो? मैं तुम्हें शहर वापस भेजना चाहता हूँ और तुम यहाँ रहने पर मुसिर हो। वो हनूज उसे घूर रहा था। हाँ, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहती, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ मुझे वापस ना भेजें। उससे इल्तजा की। एग्ज़ाम्स करीब हैं तुम्हारे, चंद ही हफ्ते रह गए हैं। तैयारी कब करोगी? हो जाएगी तैयारी भी, मुझे सब आता है, बस मुझे वापस ना भेजें। वो लापरवाही से बोली। हसीब के होंठ भींच गए। बस आप अंदर चलें, मुझे डर लगता है। वो उसे देख कर बोली। अंदाज ऐसा था जैसे कुछ बताना चाहती हो मगर झिझक रही हो। हसीब ने नज़रें उठाकर उसे देखा। कैसा डर? आंखों में उलझन थी। हसीब, ये चौधरी अकरम कौन है? झिझकते हुए पूछा। उसका माथा ठनका था। क्यों, तुमसे कोई बात करने की कोशिश तो नहीं की उन्होंने? उसने होंठ काटते हुए दरियाफ्त किया। जी का लाए थे कमरे में, बहुत बुरी बुरी धमकियां दे रहे थे। शीना मुजमहिल से अंदाज में बोली। फिर उसे सारी बात बताने लगी। वो कुर्सी पर आगे झुकाया था। माथे पर कई बल पड़ गए। उन्हें ऐसी बातें कम अज़ कम शीना के सामने नहीं करनी चाहिए थी। उसका माथा तैश से सुलग उठा। अब प्लीज़ चले ना रूम में, डर लगता है। शीना जैसे मिन्नत कर रही थी। फिर अपनी कुर्सी से उठकर उसका हाथ पकड़ा। प्लीज़ चलें। उसके बाजू को पकड़कर खींचा, अपने तईं जैसे उठाने की कोशिश की। नाजुक अंदाम लड़की थी, उसे भला कहाँ उठा सकती थी, मगर वो उसके अंदाज के सामने हार मान गया और उठकर उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। वो हाथ पकड़े हुए थी। रात लम्हा लम्हा भीग रही थी। शीना बहुत देर से बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद का दूर दूर तक अता पता नहीं था। आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। मुलाजमा ने आकर उसे इत्तला दी तो वो चौंकी। गर्दन घुमाकर उसे देखा। सपहर ढलने लगी थी। वो लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुलाजमीन वहां मचा फैलावा समेट चुके थे और सफाई कर दी गई थी।
यहाँ चार दीवारी के साथ लगे दरख्तों की छाँव पड़ने की वजह से ठंडक का अजीब सा एहसास हो रहा था। कहाँ हैं वो? उसने मुलाजमा से पूछा। ये वही थी जिससे वो पहले दिन मिली थी। जरीना नाम था उसका। वो कमरे में है और आपको बुलाया है। ठीक है, तुम जाओ। वो बोली तो मुलाजमा अंदर की तरफ चली गई। शीना के चेहरे पर सोच की परछाइयाँ फैली। वो सुबह से घर के मर्दाना हिस्से में मसरूफ रहा था, फिर कहीं बाहर चला गया था और अब आया था। खुदा खैर करे, वो दिल ही दिल में बोलती दुपट्टा ठीक करती अंदर की तरफ बढ़ी। दरवाजे पर ज़रा रुक कर बोल्ट घुमाया और अंदर आई। वो मुंह दूसरी तरफ की एक खुली खिड़की से बाहर देख रहा था। कुशादा कंधे नजर आए। आहट पे पीछे मुड़कर देखा। अपने कपड़े या जो भी तुम्हारी चीज़ें हैं उन्हें पैक कर लो, शाम को मैं तुम्हें शहर भिजवा दूंगा। वो उस पार्ट से अंदाज में बोलकर शीना को साकित कर गया। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मगर क्यों? मैंने तो नहीं कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। उसका दिल खून हुआ। वो क्यों उसे भेजने पर तुला हुआ था? फजूल बातें मत करो। मैंने कह दिया तो जाने की तैयारी करो। तुम्हारा यहाँ आना बस एक नाटक था, ये साबित करने के लिए कि तुम्हें परवाह है, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये ड्रामा ख़त्म करो। मैं तुम्हें भिजवा दूंगा आज ही। वो दो टोक अंदाज में बोला, फिर सर झटका। शीना का दिल किया कि रो दे। आंखें जलने लगी। वो कितना बदगुमान हो गया था उसकी मोहब्बत से। यकीन ही नहीं कर रहा था। वो ज़रूर उससे चंद दिन दूर रहने की कोशिश करती रही थी, मगर अब दूर रहना मुश्किल तर होता जा रहा था। तकलीफ होने लगी थी। वो आंखों में नमी लिए रहम तलब नज़रों से उसे देखती रही। यूं खड़ी ना रहो, तैयारी करो, शाम के बाद ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। वो सर्द मोहरी से बोलता बाहर निकल गया। चाल में हल्की सी पुज़मुर्दगी थी। उसे खुद से अलग करना तकलीफ दे था, लेकिन शायद वो एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। शीना अंदर बेहरकत सी खड़ी डबडबाई आंखों से सामने देखती रही। बेबसी ने वजूद को निढाल सा कर दिया था। हसीब हवेली के एक कमरे में साकित सा बैठा हुआ था। ये कमरा एक तरह से बाबा का ऑफिस हुआ करता था। ज़मीनों के हिसाब किताब और दीगर मामलात वो यहीं बैठकर तय करते थे। बड़े बड़े सोफ़े पड़े थे। दरमियान में शीशे की एक नफीस मेज़ थी। एक तरफ चौधरी अकरम बैठे हुए थे। सामने ही एक और इंसान भी विराजमान था, जिसका नाम एडवोकेट अदील अहमद था। ये बाबा के वकील थे और उनके कानूनी मामलात देखते थे। हसीब ने आज ही उन्हें बुलाया था। दरमियानी उम्र के अदील अहमद साहब रंगत और अच्छे कद काट के थे। जदीद तराश खराश का 3 पीस सूट उन्हें मज़ीद मुतासिर कुन बनाता था। वकील साहब, आज मैंने आपको बाबा की वसीयत दिखाने के लिए बुलाया है। मैं बहुत अरसा घर से बाहर रहा, लेकिन अब मैं वापस आया हूँ तो ज़मीनों के मामलात देखना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद जागीर बेच भी दूँ। वो नॉर्मल से अंदाज में बोला तो चचा के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। साहबजादा ज़मीन बेचना चाहता है। दिखा दें इसे वसीयत वकील साहब, बता दें इसे कि इसकी औकात क्या है। उनका लहजा जहर में बुझा हुआ था। मुझे पूरा यकीन है भाई साहब ने इस नाफरमान लड़के को आग कर दिया होगा, और यह है भी इसी काबिल। उनकी नफरत भरी गुफ्तगू हसीब के आसाब झंझोड़ने लगी। ज़ब्त की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। प्लीज़ चचा, मुझे गुस्ताखी पर मजबूर ना करें। वो अपनी बर्दाश्त की हदें आजमाता हुआ बोला था। तू क्या गुस्ताखी करेगा? जो अपने बाप का नहीं हो सका वो मेरा क्या हो। वकील साहब, जल्द से जल्द वसीयत सुनाएं ताकि मैं इसे इसकी बीवी समेत शहर छोड़ाऊं। वो हसीब को लफ्ज़ों के कचोके लगाते हुए बोले। हसीब की आंखें अंगारों का रूप धार गई थी। अदील अहमद उनकी तल्ख कलामी के दरमियान बेचैनी से पहलू बदल रहे थे। इससे पहले कि हसीब कुछ बोलता या कहता, वो बोल पड़े। आपकी वसीयत मेरे पास अमानत थी, जिसे आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ था। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, प्लीज़ तहम्मुल से सुने। फिर अपना ब्रीफ केस खोलकर उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले जो कि एक लिफाफे में बंद थे। उन्हें खोला और एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर उसे पढ़ने लगे। हसीब और चौधरी अकरम दम बखूद होकर उन्हीं को देख रहे थे। अकरम की जैसे सांस रुक गई थी। अदील अहमद ठहर ठहर कर बोलने लगे। चौधरी हशमत जलाल ने अपने तमाम असासाजात, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद, जिनकी कुल मालियत पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब से ज़ायद बनती है, अपनी बीवी ज़ुबैदा जलाल और बेटे हसीब जलाल के नाम की हैं। अपने आखिरी अल्फाज से उन्होंने जैसे धमाका सा किया था। हसीब ने सर सोफे की पुश्त से टिका दिया।
चौधरी अकरम का चेहरा एक लम्हे में तारीक हुआ था। आंखें हैरत और गुस्से से फैल गई थी। ये कैसे हो सकता है वकील साहब? भाई साहब ने इसे आग कर दिया है। ये वसीयत जैली है। वो चिल्ला उठे, मुंह से कफ बह रहा था। हसीब मुतमईन सा बैठा उन्हें देखता रहा। ये वसीयत दुरुस्त है अकरम साहब, जिसकी तस्दीक उन्होंने खुद की थी और अदालत भी इसकी तस्दीक कर चुकी है, इसलिए इसकी कानूनी हैसियत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। अदील अहमद हतमी लहजे में बोले, नहीं, मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा ये सब। चौधरी अकरम चिल्लाए, फिर बेकाबू होकर हसीब की तरफ आए। चेहरा स्याह हो रहा था, आंखों में अजीब खौफनाक सा तासुर था। फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी ना था। शाम ढलकर स्याह होने लगी थी। सूरज दिन भर रोशनी लुटाने के बाद मगरिब की ओट में छुप रहा था। शीना बालकनी में खड़ी थी। यहाँ खूबसूरत फूलों से लदे गमले कतार दर कतार रखे थे, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत फूल खिले हुए थे। उसने झुककर जामनी रंग का एक खुशनुमा फूल तोड़ा, जिसकी पत्तियां गुलाब की सी थी। फिर उसे नाक से लगा लिया। उसकी खुशबू भी मशहूर कौन थी। उसे उंगलियों में पकड़कर यूं ही टहलने लगी। दिलो दिमाग पर अफसुर्दगी सी छाई हुई थी। हसीब ने वापस जाने का कहा था, वो उसे शहर भिजवा रहा था। वो क्यों कर रह पाती वहाँ? उसकी आंखें फिर से नम होने लगी। उसी लम्हे हवेली के उस हिस्से से एक तेज सी आवाज़ आई। उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। ये क्या था? वो धड़कनों को संभालती हैरान सी उस तरफ आई। ये हवेली का मर्दाना हिस्सा था। फिर जो मंजर उसने देखा वो उसकी रगों में खून मुंजमद कर गया। हसीब लड़खड़ाता हुआ अंदर से निकला। उसने अपना एक हाथ पेट पर दबा रखा था, जहाँ से खून भल भल निकल कर कपड़ों को रंगीन कर रहा था। चेहरे पर शदीद तकलीफ थी। उसके पीछे इलियास निकला था। ओ मेरे खुदा! वो दीवाना वार उसकी तरफ भागी। हसीब, क्या हुआ? किसने किया ये? वो उसे कंधों से पकड़कर चिल्लाई। आवाज़ कांप रही थी। हसीब ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और लड़खड़ा के गिर गया। शीना उसके ऊपर गिर सी गई थी। फिर उसे वारफ्तगी से टटोला। हसीब, क्या हुआ? प्लीज़ बोले ना। वो ज़ारो कतार रो रही थी। क्या हुआ आपको? मुझसे बात करें प्लीज़, ऐसे ना करें प्लीज़। मगर वो साकित सा लेटा हुआ था। शीना पर गिशी तारी होने लगी। वो होश खो बैठी थी। दिमाग तारीकियों में डूब गया था। हसीब के जिस्म से निकलता खून उसके कपड़ों को भिगो रहा था। वो फूल जो उसने कुछ लम्हे पहले तोड़ा था, उसके हाथ से जाने कहाँ गिर गया था।